उसने धमकी भी दी थी और मनाने की भी कोशिश की थी। 15 जून को बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अभूतपूर्व धमाका किया। ये न धमकी थी, न ही यूक्रेन में रूस की जीत पर कोई बड़ा ऐलान। 4 साल में पहली बार अलेक्जेंडर लुकाशेंको को एहसास हुआ है कि शायद पुतिन का पिट्ठू बनना उस देश के लिए अच्छा नहीं जिसकी सीमा 2026 में यूक्रेन से लगेगी और जो कभी भी बेलारूस पर मिसाइलें या ड्रोन भेज सकता है। अब वर्षों की धमकियों के बाद अलेक्जेंडर लुकाशेंको वही कर रहे हैं जिसकी पुतिन ने उम्मीद नहीं की थी, माफी और पीछे हटना। कीव पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अल अरबिया को इंटरव्यू में बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यू टर्न लेते हुए अब रूस यूक्रेन में शांति की अपील की है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के पुतिन के युद्ध में शामिल होने की संभावना को बेतुका बताया और कहा कि उनके पूर्वज यूक्रेन में दफन हैं और कई बेलारूसवासी पीड़ितों से गहराई से जुड़े हैं। बेलारूस के परिवार यूक्रेन में और यूक्रेन के परिवार बेलारूस व हमारे दक्षिणी हिस्से में रहते हैं। वहाँ संयुक्त परिवार है। उन्होंने शादी की, बच्चे पाले और सामान्य जीवन जिया। लुकाशेंको ने कहा, पुतिन के तांडव से पहले कोई सीमा नहीं थी। जब वे शांतिपूर्ण समय को याद कर भावुक हुए, लगता है किसी ने खरीदार के पछतावे की खुराक ली है। और लुकाशेंको के पीछे हटने के कई कारण हैं। लुकाशेंको के ये दावे कि यूक्रेन और बेलारूस कभी सौहार्द में थे, उनकी जंग के दौरान की बयानबाजी से उलट है। 4 साल से भी ज्यादा समय तक लुकाशेंको वफादार पालतू कुत्ते की तरह रहे हैं। हर मौके पर पुतिन की तारीफ की है, अपने देश को रूस के साथ जोड़ा है और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को हर तरह के नामों से पुकारा है, यहां तक कि एक बार उन्हें घटिया भी कहा था। अब एक सरल समय की अपनी चाहत के अलावा लुकाशेंको ने सीधे यूक्रेन और उसके नेता से माफी भी भेजी है। लुकाशेंको ने कहा, अगर वोलोदिमिर अलेक्जेंद्रोविच को बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति का मध्य नाम भी लिया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यूक्रेन निश्चिंत रह सकता है कि उनके देश की ओर से कोई लड़ाई नहीं होगी। बेलारूस की ओर से कोई सैन्य कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए और खासकर मेरी ओर से तो बिल्कुल नहीं। हालांकि लुकाशेंको ने इस माफी के साथ यह दावा भी जोड़ दिया कि उन्होंने जो टिप्पणियां की थीं वे केवल यूक्रेनी धमकियों के कारण की थीं कि अगर जरूरत पड़ी तो वे उन्हें हटा सकते हैं। फिर भी ये यूक्रेन को लेकर लुकाशेंको के रुख में खासा बदलाव है। ये समझने के लिए कि ये कितना खास है, हमें उस युद्ध की ओर देखना होगा जहां लुकाशेंको पुतिन की कठपुतली बने रहे हैं। हम फरवरी 2022 से शुरू करते हैं। पुतिन जब सेनाएं जुटा रहे थे, बेलारूस भी युद्ध में शामिल होने से नहीं हिचकिचाया और रूस तब भी दावा कर रहा था कि वह यूक्रेन पर हमला करने वाला नहीं था, न ही किसी विशेष सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा था जिसका मकसद कुछ ही दिनों में यूक्रेन को गिरा देना था। लुकाशेंको ने इस झूठ को सच समझा। ऐसा लगता है कि पुतिन और उनकी सेना यूक्रेन को आसानी से रौंद देगी। इस बात से लुकाशेंको पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे। बेलारूसी तानाशाह ने पुतिन को न केवल अपनी जमीन पर सैनिक तैनात करने की अनुमति दी, बल्कि पूरे हमले के लिए बेलारूस को एक मुख्य ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करने दिया। पुतिन के आक्रमण से पहले की सर्दियों में 30,000 से अधिक रूसी सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास के बहाने बेलारूस में दाखिल हुए। असल में वे बेलारूस और यूक्रेन की 1084 किमी लंबी सीमा पार करने की तैयारी कर रहे थे। 24 फरवरी 2022 को उन्होंने ठीक वही किया। और हालांकि रूस ने शुरुआत में कुछ तेज प्रगति की और शुरुआती घंटों में जेलेंस्की को पकड़ने के करीब भी पहुंच गया था, जैसा कि द गार्जियन ने अप्रैल 2022 में रिपोर्ट किया, यूक्रेन ने जबरदस्त रक्षा की। रूस को पीछे धकेल दिया गया। जल्द ही पश्चिमी समर्थन की लहर आ गई और वह देश जिसे कुचल दिया जाना था आज की सैन्य शक्ति में बदलने लगा। लुकाशेंको के लिए यह चेतावनी थी कि सर्वशक्तिमान रूस छोटे देश को नहीं जीत सका, जिससे पुतिन की ताकत पर उसका भरोसा गलत साबित हुआ। रूस के लिए कड़ा रुख और समर्थन 4 साल से ज्यादा चला। लुकाशेंको के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। जब बेलारूसी सरकार विरोधी संगठन बिपोल ने फरवरी 2023 में बेलारूस के माशिलिची एयरबेस पर तैनात एक रूसी A-50 एवेक्स विमान को मार गिराया। 2 धमाकों में रूस के $35 करोड़ के उपकरण नष्ट हुए। लग रहा था कि लुकाशेंको ने एक और चेतावनी अनदेखी की। लुकाशेंको ने पुतिन को समर्थन देना जारी रखा। साथ ही रूस में संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किए,
जो अक्सर यूक्रेन की सीमा के इतने करीब होते थे कि ये साफ हो जाता था कि ये अभ्यास एक धमकी के तौर पर किए जा रहे हैं। जनवरी 2025 में लुकाशेंको ने कहा कि रूस को बेलारूस को आक्रमण के मंच के रूप में देने पर उन्हें पछतावा नहीं है और पुतिन उनके बड़े भाई जैसे हैं। तब ऐसा 180 डिग्री बदलाव दिखने के कोई संकेत नहीं थे। अगर कुछ था भी तो 2026 में लुकाशेंको ने अपनी सख्त बयानबाजी और तेज कर दी थी। 12 मई को लुकाशेंको ने ऐलान किया कि बेलारूस चुनिंदा सैन्य इकाइयों को युद्ध के लिए तैयार करेगा और ऐसा लगा जैसे उन्होंने आपा खो दिया हो। उन्होंने कहा, भगवान चाहे तो इसे टाला जा सकता है। सभी संकेत थे कि बेलारूस का तानाशाह देश को युद्ध के लिए तैयार कर रहा था और उसका मुकाबला सिर्फ यूक्रेन से हो सकता है। ये टिप्पणी उस समय आई जब 6000 रिजर्विस्ट और सैनिकों के साथ निरीक्षण और अभ्यास किए गए थे। अगर अभ्यासों की बात करें तो बेलारूस ने यूक्रेन युद्ध में पहले से ज्यादा सीधे शामिल होने का बड़ा कदम उठाया है। 21 मई को ट्रकों में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें बेलारूस के जंगलों में देखी गई। वे रूस के साथ सीमा पर सैन्य अभ्यासों की श्रृंखला में शामिल थे। पुतिन और लुकाशेंको दोनों ने इन अभ्यासों को देखा, जिन्हें इस उद्देश्य से आयोजित किया गया था कि बेलारूसी सैनिक रूस के आदेश मिलते ही सामरिक परमाणु हथियारों को तैयार कर सके और तैनात कर सके। 3 दिनों के अभ्यास समाप्त होने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे लुकाशेंको ने आखिरकार बेलारूसी सेना को रूस के हवाले कर दिया है ताकि वह उसके साथ अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके। लेकिन अब हम यहाँ हैं। उन अभ्यासों के पूरे होने के 1 महीने से भी कम समय बाद लुकाशेंको ज़ेलेंस्की से माफी मांग रहे हैं, यह दावा करते हुए कि यूक्रेन के नेता को नीच और नाजी कहने वाले उनके बयान गुस्से में दिए गए थे और यह उस व्यक्ति के लिए अनुचित था जो अपने देश के सामूहिक अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। तो सवाल उठता है, लुकाशेंको ने पीछे हटकर माफी क्यों मांगी है? हम 20 मई को न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के खुलासे जैसे कारण बता सकते हैं, जिसमें 80% बेलारूसवासी पुतिन के युद्ध में भाग लेने का विरोध करते हैं। ये लुकाशेंको के लिए ठंडे पानी की छींटा जैसा था। जब लुकाशेंको पुतिन के आदेश पर पूरी तरह से उत्तेजित और परेशान हो रहे थे, तब उनके अधिकांश लोग उन्हें यह बता रहे थे कि वे बिल्कुल भी उस युद्ध के आह्वान को स्वीकार नहीं करेंगे जिसकी तैयारी लुकाशेंको करते दिख रहे थे। तानाशाही बनाए रखने और जान बचाने के लिए लुकाशेंको की पुतिन से आंशिक रूप से बाहर निकलने की यही पूरी प्रेरणा रही होगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। केवल आत्मरक्षा से आगे भी 3 कारण हैं जिनकी वजह से लुकाशेंको ने वह 180 डिग्री पलटी मारी है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और ये तीनों कारण मिलकर बेलारूसी तानाशाह को घुटनों पर लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि वह यूक्रेन के सामने झुक रहा है। हालांकि इससे गहराई में जाने से पहले हमारे पास एक छोटा सा नोट है। ये है द मिलिट्री शो, और जो आप देख रहे हैं वही वजह है कि हम ये वीडियो बनाते हैं, ये दिखाने के लिए कि सत्ता कैसे चलती है और लुकाशेंको के फैसलों पर क्या असर पड़ता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो 3 कारण है। पहला, यूक्रेन से जुड़ा नहीं है, ये सब रूस के बारे में है। अपने इंटरव्यू के दौरान लुकाशेंको ने खुलासा किया कि अपनी सारी सख्त बातों के बावजूद वो जानते हैं कि अगर बेलारूस कभी सीधे यूक्रेन युद्ध में शामिल होता है तो उसकी रक्षा के लिए पूरी तरह से रूस पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये बात तो हमेशा से तय थी, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खुलासा ये है कि लुकाशेंको जानते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। बेलारूस रूस पर अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। लुकाशेंको ने कहा कि संघर्ष में शामिल होना अस्वीकार्य है और इससे बेलारूस असुरक्षित होगा। उन्होंने यह बात पहले भी पुतिन से कही थी। हमने कई बार कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का बेलारूस की जमीन पर फैलना बिल्कुल अस्वीकार्य है। लुकाशेंको बोले, पुतिन से इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। यह बेलारूस के सनकी तानाशाह के लिए स्पष्टता का एक दुर्लभ क्षण है, लेकिन ये कोई अचानक आई हुई बात नहीं है। लुकाशेंको जितने भी पागल दिख सकते हैं, वे कम से कम इतने समझदार तो हैं कि देख सके कि पिछले कुछ सालों ने दिखा दिया है कि जब असली मुश्किल आती है तो रूस की कथित सुरक्षा का असल में क्या मतलब है। पुतिन ने सालों तक सहयोगियों को सुरक्षा देने के वादे पर रूस का भू राजनीतिक प्रभाव खड़ा किया, लेकिन वो दिखावा दिसंबर 2024 में तब टूटना शुरू हो गया जब सीरियाई तानाशाह बशर अल असद और उनकी सरकार एक तेज विद्रोह के सामने ढह गई। पुतिन ने उस व्यक्ति की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया
जो उनके सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माना जाता था, और यहाँ तक कि गुप्त रूप से वे अल असद से नाराज भी होने लगे थे, क्योंकि असद ने अपने पतन से पहले बातचीत में कोई रियायत देने से इनकार कर दिया था। 2026 तक लुकाशेंको ने देखा कि रूस से गठबंधन करने वाले नेताओं की स्थिति और खराब होती जा रही है। निकोलास मादुरो, जो वेनेजुएला का नेतृत्व कर रहे थे और रूस के साथ मजबूत संबंध बना रहे थे, उन्हें जनवरी में एक अमेरिकी छापे के दौरान बाहर कर दिया गया, जिसमें उन्हें हिरासत में लेकर वहां से निकाल लिया गया। ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत में अमेरिका ने सर्वोच्च नेता अली खामनेई को मार दिया। दोनों ही मामलों में इन नेताओं ने रूसी हथियारों पर भारी खर्च किया था और उन्हें भरोसा था कि अगर कभी उन्हें खतरा हुआ तो पुतिन उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। जैसा कि अल असद के मामले में दिखा, रूस ने केवल हल्की निंदा की, उसका समर्थन कमजोर साबित हुआ। अप्रैल में लुकाशेंको ने देखा कि रूस की अफ्रीका कोर माली की एक अहम बस्ती से लौट गई, जिससे फिर साबित हुआ कि पुतिन की सुरक्षा के वादे असली परीक्षा में मायने नहीं रखते। यहाँ तक कि लुकाशेंको जैसे व्यक्ति भी उस साफ संदेश को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो इससे जाता है, भले ही उनके पास एक ऐसे शासक देश का फायदा हो जो सीधे रूस से जुड़ा है। अगर बेलारूस यूक्रेन से लड़ता है तो रूस मदद नहीं करेगा, और लुकाशेंको ये जानते हैं। इसलिए वे कहते हैं बेलारूस असुरक्षित है। उन्होंने देखा है कि पूरी सरकारें गिर गईं, जबकि पुतिन ने कुछ नहीं किया, और उन्होंने सालों तक देखा है कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली बार बार यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलों को रूसी क्षेत्र में लक्ष्यों पर हमला करने से रोकने में असफल रही है। सुरक्षा में वादे ज्यादा और देना कम, यही रूसी तरीका है। पुतिन की विश्वसनीयता उन्हीं के कामों से टूट गई है। वे देश जो कभी रूस के प्रभाव में आ सकते थे, जैसे निकारागुआ, क्यूबा और कई छोटे अफ्रीकी देश जिन्होंने माली में जो हुआ उसे देखा है, अब रूस पर भरोसा करने की समझदारी पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अब यह साफ हो गया है कि पुतिन हमेशा सबसे पहले अपना ही फायदा देखेंगे। लुकाशेंको शायद वही सवाल खुद से पूछ रहे हैं जो देश पूछ रहे हैं। रूस पर अपना सब कुछ दांव पर लगाने से बचना अब उनके लिए बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वे अब दांव वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह लड़ाई में बेलारूस का साथ देगा, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन आइए उस टिप्पणी पर वापस आते हैं जिसमें कहा गया था कि बेलारूस असुरक्षित है। ये दावा जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा खुलासा करता है, क्योंकि यह सिर्फ इस बात का जिक्र नहीं करता कि रूस के लिए बेलारूस की रक्षा कर पाना कितना कम संभव है। ये हमें दूसरा कारण भी दिखाता है कि लुकाशेंको माफी क्यों मांग रहे हैं और पूरे युद्ध भर की अपनी डींगों से पीछे हटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। बेलारूस के तानाशाह जानते हैं कि यूक्रेन उनके इलाके पर कभी भी हमला कर सकता है जिसे वे रोक नहीं सकते, इसलिए वे लक्ष्यों पर हमला कर रहे हैं, मोर्चे पर नहीं। यूक्रेनी नागरिक स्मारकों, रिफाइनरियों और कारखानों पर हमला कर रहे हैं। वे रूस में उरल्स तक ड्रोन हमले कर रहे हैं। लुकाशेंको ने इंटरव्यू में कहा, अब हमारे पास ऐसा युद्ध है। आइए एक पल के लिए पीछे चलते हैं, इससे पहले कि हम जाने कि इसका असली मतलब क्या है। नागरिकों की बात है लुकाशेंको। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो रूस है, और आप ये जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अनुसार रूसी हमलों के कारण 16,126 यूक्रेनी नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है 31 मई तक, और 46,590 लोग घायल हुए हैं। 15 जून को लुकाशेंको की माफी वाले दिन रूसी हमले में 11 लोगों की मौत हुई। नागरिकों को निशाना रूस बनाता है, यूक्रेन नहीं। हालांकि लुकाशेंको के संदेश का मुख्य बिंदु यह है कि यूक्रेन ने ऐसी क्षमता विकसित कर ली है जिसके बारे में पुतिन ने शायद उन्हें भरोसा दिलाया था कि वह कभी नहीं होगी। यूक्रेन के लिए दूरगामी हमले ही यूक्रेन की मुख्य रणनीति है, खासकर 2026 में, और बेलारूसी तानाशाह रूस में एक के बाद एक लक्ष्य जलते हुए देख रहे हैं। आंकड़े खुद सारी कहानी बयां करते हैं। मई में यूक्रेन ने 2026 का अब तक सबसे बड़ा हमला कर रूस में 18 तेल गैस संयंत्रों और कई अन्य लक्ष्यों पर ड्रोन मिसाइल से वार किया। द इकोनॉमिस्ट के अनुसार अगर यूक्रेन 2026 में अब तक की रफ्तार बनाए रखता है तो साल के अंत तक वह रूसी क्षेत्र पर 800 हमले पूरे कर लेगा। जब लुकाशेंको कहते हैं कि बेलारूस असुरक्षित है, तो उनका मतलब है कि देश यूक्रेन के हवाई हमलों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, और ये हमले लगातार और तेजी से होंगे। बेलारूस की सीमा यूक्रेन से होने से हमला आसान होता है। 2
7,595 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ बेलारूस रूस की तुलना में हमला करने के लिए काफी छोटा लक्ष्य है। इसकी कीमती मशीनें और औद्योगिक सुविधाएं एक जगह है, जबकि रूस में ये पूरे देश में फैली होती है। अगर यूक्रेन हमला करने का फैसला करता है तो उसके पास निशानों की कोई कमी नहीं होगी और बेलारूस उस हमले को रोकने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होगा। सैन्य रूप से बेलारूस बहुत कमजोर है, क्योंकि बेलारूस यूक्रेनी सेना के सामने ऐसे खुला हुआ है जैसे हम उनकी हथेली पर रखे हो। हम समझते हैं कि हमारी जीवन रक्षक, औद्योगिक और लॉजिस्टिक सुविधाएं हमले की चपेट में आ सकती हैं, लुकाशेंको ने कहा, और वो सही है। यूक्रेन सैन्य लिहाज से बेलारूस पर भारी है। लुकाशेंको को अपनी सारी धमकियों पर अमल करके कुछ हासिल नहीं होगा। वे उल्टा रुख अपनाते हुए माफी मांग रहे हैं ताकि यूक्रेनी ड्रोन को उस देश की ऊर्जा सुविधाओं में न देखना पड़े जो हर साल $2 अरब रिफाइंड तेल उत्पाद या रूसी तेल गैस की बिक्री में बिचौलिया बनकर कमाता है। इसी वजह से हम आखिरी कारण पर आते हैं कि लुकाशेंको ने अचानक पूरा यूटर्न क्यों लिया। और एक बार फिर इसका संकेत उन उदाहरणों में से एक मिलता है जो हमने साझा किए थे। लुकाशेंको को समझ आ गया है कि हवाई युद्ध में बेलारूस यूक्रेन की सेना के सामने असुरक्षित है, लेकिन यह असुरक्षा बेलारूसी सेना के सभी पहलुओं तक फैला है। सीधी सी बात है कि बेलारूस जैसा छोटा देश यूक्रेन की ताकत से मुकाबला नहीं कर सकता, और यह समस्या उस रूसी सुरक्षा दुविधा से और बढ़ जाती है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 20 मई को लुकाशेंको की लामबंदी की धमकी पर न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने यूक्रेनी सांसद रोमन बेजम्यात्सनी के बयानों की रिपोर्ट की थी। उन्होंने बताया कि बेलारूस के पास लगभग 46,000 सैनिकों वाली अनिवार्य भर्ती पर आधारित सेना है, लेकिन उसके पास गोला बारूद और उपकरणों की भारी कमी है, खासकर बख्तरबंद वाहनों के विभाग में, जो उस सेना का समर्थन कर सके। रोमन बेजम्यात्सनी ने कहा कि रूस ने बेलारूस के पास के भंडार हटा लिए हैं, जिससे बेलारूस असहाय हो गया है। भले ही सेना के पास आपूर्ति हो, यूक्रेन हर महीने रूस की सेना के खिलाफ 30,000 से ज्यादा हताहत कर रहा है। बेलारूसी सेना का 2/3 हिस्सा एक महीने में खत्म हो जाता, बाकी सैनिक अगले महीने तक नहीं टिकेंगे। सैन्य दृष्टि से बात करें तो रूस द्वारा अपने परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करने के अलावा बेलारूस के पास यूक्रेन के खिलाफ दिखाने के लिए सचमुच कुछ भी नहीं है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार यूक्रेन के पास अपनी सेना में 9 लाख सक्रिय सैनिक और 40 लाख रिजर्विस्ट है। यूक्रेन अपनी रक्षा पर हर साल $45 अरब खर्च करता है, जो कि बेलारूस से 45 गुना ज्यादा है। यूक्रेन के पास विमानों की संख्या दुगुनी है और उन्हें उड़ाने का कहीं ज्यादा अनुभव भी है। साथ ही टैंकों की संख्या भी दुगुनी है और लगभग 40,000 ज्यादा बख्तरबंद वाहन हैं। ड्रोन भी है, लाखों FPV और दसियों हजार लंबी व मध्यम दूरी के स्ट्राइक ड्रोन। ये धातु की सेना वैसी नहीं है जैसी बेलारूस ने अपनी पूरी इतिहास में कभी देखी हो, और ये किसी भी लड़ाई को पल भर में खत्म कर देगी जिसे लुकाशेंको शुरू करने की कोशिश करेंगे। इन 3 मुद्दों को देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि पुतिन के पसंदीदा कठपुतलियों में से एक यूक्रेन के सामने पीछे क्यों हट रहा है और झुक रहा है। यह युद्ध हमारे पीछे ही हो रहा है। हम भी यूक्रेनियन और रूसी जितना दुख झेल सकते हैं, इसलिए इसे नहीं चाहते, लुकाशेंको ने इंटरव्यू के अंत में कहा। उन्होंने कहा कि वे हमेशा मानते हैं कि संघर्ष खत्म होना चाहिए और पक्षों के बीच शांति समझौते होने चाहिए। खैर, आप हमेशा ऐसा नहीं मानते रहे हैं, है ना लुकाशेंको? अगर आप सच में ऐसा मानते तो आपने पुतिन का इतने लंबे समय तक और इतनी सीधे तौर पर समर्थन नहीं किया होता। लेकिन अब लुकाशेंको को आखिरकार लगता है कि उन्होंने यह समझ लिया है कि वह एक छोटी मछली है जो एक यूक्रेनी दैत्य से टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं। यह लड़ाई निराशाजनक होगी। बेलारूस का नाम मिट सकता है या 80% आबादी समर्थन न देने के कारण लोग लड़ने से इनकार कर देंगे। लुकाशेंको शायद डर के कारण पीछे हट रहे हैं। फिर भी कुछ तो मिला, देर सही पर मिला। पुतिन की कठपुतली ने अभी अभी एक डोरी काट दी है। शायद आने वाले महीनों में और भी ऐसा करेंगे। जो हम यहाँ देख रहे हैं वह महीनों की पागलपन के बाद एक स्पष्टता का क्षण लगता है। कुछ हफ्ते पहले यूक्रेन बेलारूस से युद्ध की तैयारी के लिए मजबूर था, क्योंकि लुकाशेंको ने लामबंदी की बातें कही थी। हमने उन टिप्पणियों का विश्लेषण किया था और उस समय उनका क्या मतलब हो सकता था। इसलिए और जानने के लिए हमारा वीडियो देखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सुनिश्चित करें कि आप द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूक्रेन युद्ध में ताज़ा घटनाक्रमों पर हमारी कोई भी टिप्पणी
आपसे छूट न जाए। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।